जय हिंद, जोहार दोस्तों। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे झारखंड हिस्ट्री का 7वां क्लास, ठीक है, जिसमें हम लोग सिंह वंश तथा मान वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले 6 क्लास हो चुके हैं, तो जो लोग हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स पे नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा लें। और साथ ही वो लोग जो नए हैं वो सबसे पहले जो 6 क्लास हो चुके हैं उस 6 क्लासों को आप जाके वहाँ पे कर लें, उसके बाद 7वां क्लास करें, तो आपको आगे की चीज़ें समझने में बहुत आसानी होंगी और आपको दिमाग में भी सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंह वंश। ठीक है, सिंह वंश। ठीक है, उसके बाद हम लोग मान वंश पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए सिंह वंश जो है किस क्षेत्र में रहा करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैप बनाएंगे यहाँ पे, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो ये लगभग झारखंड का मैप है। ठीक है, ये क्या है, झारखंड का मैप है। तो देखिए सिंहभूम, ठीक है, तो सिंहभूम अगर हम लोग बोलते हैं सिंहभूम, तो इससे पहले जो है अभी तो हम लोग जान रहे हैं कि वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, इन तीनों के सम्मिलित रूप को यानी कि ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सिंहभूम को, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम, ठीक है, और सरायकेला खरसावां, इसके सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता था उस टाइम, यानी कि अभी तो ये तीनों अलग अलग ज़िले हैं। ठीक है, उस टाइम इन तीनों सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता था, अकेले सिंहभूम बोला जाता था। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है, तो आपको पता है कि अभी यहाँ पे हम लोग ईस्ट सिंहभूम वाला क्षेत्र ये है, ये सरायकेला खरसावां वाला क्षेत्र है, और ये हो गया वेस्ट सिंहभूम वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो 3 क्षेत्र है, यानी कि ऐसे करके ये वाला जो क्षेत्र है ये, ठीक, ये क्षेत्र को क्या बोलते थे, सिंहभूम क्षेत्र बोला जाता था। ठीक है, और सिंह वंश यहाँ यहीं पे, सिंह वंश की स्थापना यहीं पे होती है कब, आपका जाके 8वीं सदी के प्रारंभ में, 8वीं सदी के प्रारंभ में। ठीक, तो इससे पहले यहाँ का क्या कंडीशन था, यहाँ पे कौन कौन से लोग रहा करते थे, सिंह वंश के लोग जब यहाँ पे आए तो किनके साथ जो है, इन लोगों का जो यहाँ पहले से रह रहे थे तो उनके साथ कैसा संघर्ष रहा, इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम यहाँ पे जो है कौन कौन से लोग रहा करते थे इस क्षेत्र में। ठीक, इस क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन कौन से लोग रहा करते थे, तो इस क्षेत्र में जो है यहाँ पे कोल, ठीक है, कोल जनजाति के लोग हो गए, प्लस में आपका हो जनजाति के लोग हो गए, प्लस में भुइयाँ लोग यहाँ रहा करते थे। ठीक है, और सरक, यहाँ पे एक शब्द आया आपका जाके सरक। ठीक है, सरक या फिर श्रावक। तो देखिए ये जो सरक है ये श्रावक का ही क्या है, बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, और देखिए श्रावक बोलते हैं किसको है, कौन है श्रावक, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए जैन धर्म में जो जैन मुनि होते हैं, जैन धर्म में वैसे जैन मुनि जो आपका जाके गृहस्थ जीवन अपना लेते हैं, गृहस्थ, ठीक है, गृहस्थ जीवन अपनाते हुए अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं, ठीक है, या फिर उसके लिए वो पालन करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, श्रावक। और उसी का बिगड़ा हुआ रूप कौन है, सरक। तो ये लोग वहाँ कहाँ पे रहते थे उस टाइम, सिंहभूम क्षेत्र में रहते थे। कहाँ पे, सिंहभूम क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, किस क्षेत्र में रहते थे, सिंहभूम, सिंहभूम। ठीक, अभी के टाइम ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, कोल्हान प्रमंडल। क्या कहलाता है, कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, अगर कोल्हान प्रमंडल बोलेंगे तो सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम तीनों आ जाता है। ठीक है, तो ये जो हो गया यहाँ पे, ये 4 जनजाति के लोग यहाँ पे मतलब कि रहते थे। ठीक है, तो सिंहभूम यानी सिंह वंश के लोग जब यहाँ पे आए, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो हो जनजाति जो है, ठीक है, इनका एक कुल देवता होता है, कुल देवता। इनका कहना है कि हमारे जो कुल देवता हैं सिंहबोंगा, ठीक है, कौन होते हैं इनके कुल देवता, सिंहबोंगा। तो सिंहबोंगा के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है, सिंहभूम क्षेत्र पड़ा है। ये इनका कहना है, आपका जाके हो जनजाति के लोग। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे आपका जाके सिंह वंश के लोग आते हैं। तो सर्वप्रथम जब यहाँ पे सिंह वंश के लोग आते हैं, ठीक है, सर्वप्रथम यहाँ पे जब सिंह वंश के लोग आते हैं तो सबसे पहले वे भुइयाँ और सरकों से मिलते हैं, सरक जो लोग हैं उन लोगों के साथ मिलते हैं। ठीक है, और इन लोगों के साथ मिलने के साथ साथ ही साथ ये वहाँ पे वाच भी करते हैं इस क्षेत्र में कि इस क्षेत्र में किसका वर्चस्व है। ठीक है, इस क्षेत्र में किसका वर्चस्व है, कौन यहाँ पे राजा का राज करता है। ठीक है, तो जब ये स्टार्टिंग में आते हैं तो कब यहाँ पे आते हैं, 7वीं सदी के अंत में यहाँ पे इंटर करते हैं। ठीक है, और इंटर करने के साथ ये किसके साथ घुल मिल जाते हैं, भुइयाँ और सरक लोगों के साथ यहाँ पे घुल मिल जाते हैं, भुइयाँ और किसके साथ, सरक लोगों के साथ। जब यहाँ पे पूरी जानकारी इन लोगों से इकट्ठा कर ली जाती है कि नहीं यहाँ पे किसी का ऐसा वर्चस्व नहीं है, नागवंशी लोग यहाँ पे रहते थे, गुमला हो गया, रांची हो गया, खूंटी वाला क्षेत्र में, तो इनका यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं था। कहने का मतलब है कि उतना ज़्यादा हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं था और ना ही यहाँ पे वो शासन करते थे।
थोड़ा थोड़ा मात्रा में शासन होता था, कभी आता था तो अपना कर इकट्ठा करके वो चले जाते थे, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ पे शासन नहीं था नागवंशियों का। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई माई बाप नहीं था, सब अपने अपने तौर पे स्वतंत्र रहा करते थे। कोल हो गया, हो लोग हो गया, भूया लोग अपने अपने तरीके से स्वतंत्र रहते थे, ठीक है। तो सिंह वंश ने ये चीज़ देखा, सिंह वंश के लोगों ने ये चीज़ देखा, ठीक है। तो सिंह वंश के एक राजा थे काशीनाथ सिंह, ठीक है। क्या नाम था? काशीनाथ सिंह, ठीक है। तो इनके दिमाग में खुराफाती दौड़ा कि क्यों नहीं हम यहाँ पे अपने वंश का जो है स्थापना कर दें, ठीक है। तो 7वीं सदी के अंत में आए थे और 8वीं सदी के प्रारंभ में जब ये देखे तो इसने क्या किया, नागवंशियों के मदद से, ठीक है, नागवंशियों की मदद इसलिए लिया क्योंकि अगर इनका मदद नहीं ले तो कोल और हो लोग क्या करेंगे, उपद्रव मचाएंगे। इसके ऊपर अगर शासन करना चाहेंगे, इसके ऊपर टैक्स ला देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग जो हैं जनजाति लोग स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, उपद्रव मचाने लगेंगे या फिर टैक्स वगैरह नहीं देंगे तो फिर उनको सहायता की ज़रूरत होगी, तो किसका, तो वहाँ पे उस समय नागवंशियों का सबसे बड़ा साम्राज्य था और सबसे ज़्यादा बोलबाला उन्हीं लोगों का था। तो नागवंशियों से मदद मांगा कि हम यहाँ पे अपना वंश स्थापित करेंगे और आप ही के अधीन रह के हम यहाँ पे अपना राजपाट चलाएंगे, तो आप हमको हेल्प कीजिएगा अगर ऐसा बात होगा तो नागवंशियों ने भी हामी भर दी। और शुरू में जब काशीनाथ सिंह यहाँ इसका संस्थापक बना पहली शाखा का, ठीक है, तो पहली शाखा का जब संस्थापक बना तो नागवंशियों की मदद से बना। उसके बाद जितने राजाएं आए, जब देखा कि नहीं अब हम लोग क्या हो गए हैं, इस्टेब्लिश हो गए हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से शासन कर सकते हैं, अब किसी का हेल्प का ज़रूरत नहीं है, तो इसने क्या किया, फिर नागवंशियों का मदद लेना बंद कर दिया और स्वतंत्र रूप से क्या हुआ, फिर पहली शाखा को 13वीं सदी तक, 13वीं सदी के प्रारंभ तक यानी 12वीं सदी के अंत तक इन्होंने बहुत अच्छी से एकदम क्या किया, शासन किया। उसके बाद फिर क्या होता है, 13वीं सदी के बाद, 13वीं सदी के प्रारंभ में फिर क्या होता है, दूसरी शाखा का यहाँ पे, यानी सिंह वंश में 2 शाखाएं थी, पहली शाखा और दूसरी शाखा। तो 13वीं सदी के प्रारंभ में फिर क्या होता है, दर्प नारायण सिंह, किसके द्वारा, दर्प नारायण सिंह के द्वारा जो होती है दूसरी शाखा का यहाँ पे क्या होता है, एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे आपका जाके सिंह वंश की पहली और दूसरी शाखा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहली शाखा और दूसरी शाखा का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो इनका एक ग्रंथ है, ठीक है। ग्रंथ कहने का मतलब वंशावली ग्रंथ ही बोलिए, जिसमें लिखा है कि कौन किसके बाद कौन राजा हुआ है। उसका नाम क्या है, वंश प्रभा लेखन। वंश प्रभा लेखन के अनुसार ही बोला जाता है कि इसके अनुसार ही बोला जाता है कि सिंह वंश की 2 शाखाएं थी, ठीक है। एक थी पहली शाखा, ठीक है, और दूसरी शाखा, ठीक है। एक पहली शाखा हो गया और एक हो गया दूसरी शाखा, ठीक। अब देखिए पहली शाखा का अभी कहानी तुरंत बताएं आपको। पहली शाखा की स्थापना जो होती है, ठीक है, आप फैक्ट पे जाएंगे, ठीक है, 8वीं सदी के प्रारंभ में होती है, 8वीं सदी के प्रारंभ में, ठीक है। और दूसरी सदी की जो स्थापना होती है, ठीक है, दूसरा शाखा का स्थापना होता है आपका जाके 13वीं सदी के प्रारंभ में, ठीक है। इसके स्थापक कौन होते हैं, तो काशीनाथ सिंह, ठीक है। और इसके स्थापक कौन होते हैं, तो दर्प नारायण सिंह, ठीक है। अब देखिए ये चलता है आपका कहाँ, 13वीं सदी के प्रारंभ तक। 13वीं सदी के प्रारंभ तक 13 राजा जो है, 13 राजाओं ने यहाँ पे क्या किया, सिंहभूम क्षेत्र में राजपाट किया, ठीक है। फिर दर्प नारायण सिंह को पता नहीं क्या सोचता है कि नहीं अब हम क्या करेंगे, सिंह वंश का ही है लेकिन दूसरी शाखा की स्थापना फिर से करेंगे, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, 13वीं सदी के प्रारंभ में दूसरी शाखा का यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा, दर्प नारायण सिंह के द्वारा 1205 ईस्वी में, ठीक है। और 1205 ईस्वी से लेकर 62 तक दर्प नारायण सिंह यहाँ पे क्या करते हैं, राजपाट करते हैं। और फिर फर्दर आगे फिर युधिष्ठिर सिंह आते हैं, फिर आपका जाके कांसीराम सिंह आते हैं, फिर आपका अच्युत सिंह आते हैं, अर्जुन सिंह आते हैं, विक्रम सिंह आते हैं, फर्दर आगे बढ़ते जाता है। पहली शाखा यहीं पे ख़त्म हो जाती है, 13वीं सदी में 13 राजाओं द्वारा शासन किया जाता है। और फिर यहाँ से जब ये पहली शाखा खत्म होती है तो दूसरी शाखा फिर क्या होता है, प्रारंभ होती है, ठीक है। तो चलिए दूसरी शाखा के जो भी राजा हैं उनके बारे में क्या क्या सिग्निफिकेंट है उसके बारे में देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरी शाखा। तो दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो दर्प नारायण सिंह के द्वारा की गई है, ठीक है। और दर्प नारायण सिंह के जो है कब की गई है, 13वीं सदी के प्रारंभ में। ये सब चीज़ें अभी आपको बता दी। तो स्टार्टिंग में कौन आया, दर्प नारायण सिंह, ठीक है। इसके द्वारा ये 1205 में स्थापना करते हैं और 62 तक अपने राजपाट चलाते हैं। फिर आते हैं कौन, युधिष्ठिर
सिंह, ठीक है। ये जो है युधिष्ठिर सिंह का कार्यकाल 1262 से लेकर आपका कितना 71 तक रहता है, ठीक है, ईस्वी में, ठीक है। अब इसके बाद कौन आता है? काशीराम सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, काशीराम सिंह, काशीराम सिंह, ठीक है। ये क्या करते हैं काशीराम सिंह, इसके द्वारा जो है सिंह वंश की स्थापना, जो राजधानी था उसको चेंज करके कहाँ पे बनाता है? पोरहाट, पोरहाट का जो पहाड़ है, ठीक है ना, पोरहाट क्षेत्र में क्या करता है? एक नए अपना राजधानी बनाता है, ठीक है। कौन? काशीराम सिंह। कौन? काशीराम सिंह क्या करता है? अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? पोरहाट में। अब बहुत लोगों को पोरहाट नहीं पता होगा, ठीक है। पोरहाट जो है आपको अगर ज्योग्राफी की क्लास मेरा किए होंगे तो आपको जो भी किए होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि पोरहाट कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। और जो नहीं किए होंगे उनके लिए मैं आपको बता दूँ कि जो आपका मैप है, ठीक है ना, जैसे ये अगर झारखंड का मैप है, लगभग इस टाइप से है। यहाँ पे आपका क्या है? वेस्ट सिंहभूम, ये हो गया ईस्ट सिंहभूम, और यहाँ हो गया सरायकेला खरसावां, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी में बताया हूँ, यहाँ पे क्या है? खूंटी हो गया, ठीक, और यहाँ हो गया रांची। तो देखिए ये जो है पोरहाट जो है ये कहाँ पे है? बनाई क्षेत्र में, बनाई नदी के अगल बगल में, बनाई नदी के अगल बगल में है, ठीक है, बनाई क्षेत्र में। अब देखिए ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था कि बनाई नदी जो है वो क्या है? पंचघाघ, बहुत फेमस वाटरफॉल है खूंटी का। पंचघाघ जो वाटरफॉल है ये किस नदी पर है? बनाई नदी पर है, ठीक है। 5 जलधाराओं से जो आपका ऊपर से गिरता है, जिस वजह से इसका नाम पंचघाघ रखा गया है, ठीक है। और ये किस नदी पे? बनाई नदी। और ये कौन सा जिला पड़ता है? खूंटी जिला पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोरहाट भी जो है वेस्ट सिंहभूम और खूंटी के एकदम बीचों बीच में पड़ता है, ये बॉर्डर पड़ता है, यहाँ पे आपका पोरहाट है। पोरहाट, पोरहाट क्या है? एक पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी नहीं बोलेंगे, एक पहाड़ का सीरीज है। जिस तरह यहाँ पे दलमा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? दलमा है, ठीक है। यहाँ पे ढालभूम क्षेत्र है, यहाँ भी पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा सा ढालभूम वाला क्षेत्र है, ठीक। तो ये हो गया आपका पोरहाट, यानी वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी के जो बॉर्डर वाला एरिया है उसको बोलते हैं पोरहाट। वहाँ पे क्या किया? किसके द्वारा? काशीराम सिंह के द्वारा क्या किया? अपनी राजधानी वहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चाईबासा वाला एरिया में जाइएगा, ठीक है, तो यानी कि सिंहभूम वाला एरिया में, तो इससे आपको मिलेगा दलमा श्रेणी, ठीक है, दलमा श्रेणी। लगभग नॉर्थ ये हो गया, ये हो गया साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ढालभूम मिलेगा, ठीक है, इस क्षेत्र में, ठीक। इधर आपको मिल जाएगा नीचे में, इधर चाईबासा का मैदान, चाईबासा का मैदान, ठीक है। इधर सारंडा जंगल, ठीक है। और इस साइड में आपको मिलेगा पोरहाट, ठीक है। और ये हो गया आपका जाके क्या? चाईबासा वाला जो आपका मुख्यालय हो गया चाईबासा का, यानी कि वेस्ट सिंहभूम का मुख्यालय। तो ध्यान में रखिएगा पोरहाट क्षेत्र आपका कहाँ पे पड़ता है? इस साइड पड़ता है, एकदम खूंटी और वेस्ट सिंहभूम का बॉर्डर के पास, ठीक है। तो आगे हम लोग फिर देखते हैं कि दूसरी शाखा में हम लोग कहाँ पे गए थे, आपका जाके काशीराम सिंह, ठीक है, काशीराम सिंह। इसके द्वारा क्या होता है? पोरहाट नामक क्या होता है? एक नई राजधानी बनाई जाती है। और उसके बाद फिर काशीराम के सिंह के बाद कौन आता है? राजा अच्युत सिंह, ठीक है, अच्युत सिंह, ठीक है। अच्युत सिंह के द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा जो पोरहाट नामक राजधानी बनाया जाता है, पोरहाट नामक जो राजधानी बनाया जाता है, यहाँ पे ये क्या करती है? अच्युत सिंह के द्वारा क्या किया जाता है? इस क्षेत्र में, पोरहाट क्षेत्र में कुल देवी, ठीक है, कुल देवी का प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ कर वहाँ पे पोरी देवी नामक, ठीक है, पोरहाट में पोरी देवी नामक जो है क्या करता है? कुल देवी स्थापित की जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये बस काशीराम सिंह का इतना ही सिग्निफिकेंट है कि वो पोरहाट नामक राजधानी बनाता है। और उसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी आता है अच्युत सिंह, इसके द्वारा इसका सिर्फ इतना एक सिग्निफिकेंट है कि पोरहाट क्षेत्र में ये क्या करता है? सिंह वंशों का जो कुल देवी है, किसका? सिंह वंश का कुल देवी पोरी देवी की क्या करता है? वहाँ पे स्थापना की जाती है, किसके द्वारा? अच्युत सिंह के द्वारा, ठीक है। अब अच्युत सिंह के बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिलोचन सिंह, ठीक है, त्रिलोचन सिंह इसका उत्तराधिकारी होता है। त्रिलोचन सिंह का उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्जुन सिंह प्रथम, ठीक है। अर्जुन सिंह प्रथम के बारे में क्या मिलती है जानकारी? कि ये क्या होते हैं? एक बार बनारस जाते हैं, ठीक है, तीर्थ यात्रा पे, ठीक है। और जब वापस आते हैं तो कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है, बंदी बनाकर क्या कर लिया जाता है?
कटक ले जाता है। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद फिर क्या देखता है कि अरे इसके पास कुछ है ही नहीं, तो इसको झूठ मूठ कर पकड़ के किस ले लाएं। फिर इसके 32 अनुयायियों के साथ फिर इसको क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया जाता है और बोलते हैं कि जाओ अब तुम अपना राज्य जाओ, झूठ मूठ कर तुमको परेशान किए, ठीक है। और फिर ये क्या होता है? अपना राज्य वापस आ जाता है, ठीक है। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जो है राजा कौन बनता है? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। जगन्नाथ सिंह द्वितीय, ठीक है। और ये जो है इस वंश का कितनावां? 13वां शासक होता है, ठीक है। इस वंश का ये कौन सा शासक होता है? 13वां। लेकिन बहुत ही क्रूर और बहुत ही क्या बोलते हैं, ये बहुत ही क्रूर शासक होता है, ठीक है। इसके मन में उतना दया वया नहीं होता है। ये क्या करता है? भूइयाँ जनजातियों पे बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न स्टार्ट कर देता है उसके, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको सताने लगता है, उपद्रव मचाने लगता है, और जिसके कारण क्या करते हैं? भूइयाँ जनजाति लोग विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। भूइयाँ जनजाति लोग क्या कर देता है? विद्रोह किसके अगेंस्ट? जगन्नाथ सिंह द्वितीय के अगेंस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको। अभी हम लोग पढ़ेंगे त्रिलोचन सिंह के बारे में, अर्जुन सिंह प्रथम के बारे में पढ़ें। अर्जुन सिंह प्रथम के बारे में क्या पढ़ें कि ये बनारस गया था तीर्थ यात्रा पे, और उसको मुस्लिम आक्रमणकारी पकड़ के कहाँ ले गया था? कटक। और फिर बात क्या 32 अनुयायियों के साथ इसको रिहा कर दिया। उसके बाद फिर क्या देखते हैं? जगन्नाथ सिंह द्वितीय बनता है जो 13वां शासक होता है। और ये भूइयाँ जनजातियों को इतना ज़्यादा सताता है कि भूइयाँ जनजाति लास्ट में विद्रोह कर देता है कि नहीं, हमको ऐसा शासक नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक वंश का ट्री बनाते हैं, ठीक है ना, यानी कि उसकी जो शाखाएँ कैसे कैसे हैं। तो अर्जुन सिंह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्जुन सिंह प्रथम, ठीक है। ये वही व्यक्ति था जो बनारस में क्या हुआ था? कैद हो गया था, बनारस से जो तीर्थ का यात्रा करने गया था वो, ठीक है। उसके बाद इसका पुत्र कौन होता है? जगन्नाथ सिंह, ठीक है। जगन्नाथ सिंह द्वितीय, ठीक है। जगन्नाथ सिंह द्वितीय जो है ये क्या करता है? इससे भूइयाँ जनजाति के लोग क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा शोषित होते हैं, जिस कारण ये उपद्रव मचाने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका पुत्र होता है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, ठीक है, सिंह, ठीक। इसके पीछे बताने का एक कारण है, आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। पुरुषोत्तम सिंह का पुत्र होता है अर्जुन सिंह द्वितीय, अर्जुन सिंह द्वितीय, ठीक है। अब देखिए ये अर्जुन सिंह द्वितीय जो है पुरुषोत्तम सिंह का एक भाई होता है, ठीक है। पुरुषोत्तम सिंह का एक भाई रहता है जिसका नाम रहता है विक्रम सिंह, ठीक। विक्रम सिंह, ठीक। विक्रम सिंह जो है इसका कौन लगेगा? चाचा लगेगा, ठीक है। ये इसका कौन है? पापा है। ये इसका कौन है? पिताजी है, ठीक है। इसका भाई है तो ये चाचा लगेगा। अर्जुन सिंह द्वितीय क्या करता है? विक्रम सिंह जो इसका चाचा है इसको 12 गांव जो है दान में देता है, ठीक है, राजपाट करने के लिए। राजा तो यही रहता है ना फाइनली, तो इसको 12 गांव दान में देता है कि जाओ तुम इस 12 गांव को तुमको दान में दे दिए, अब तुम इसी क्षेत्र में यहाँ पे रहो। और फाइनली फिर क्या कहता है? विक्रम सिंह जाता है उस 12 गांव को अपना क्षेत्राधिकार में लेता है, और साथ ही कुछ समय के बाद ये क्या करता है? आगे तक अपना राज्य को विस्तार करता है, ठीक है। और इसी राज्य को फिर क्या कहा जाता है आगे जाके? सरायकेला राज्य, ठीक है। इसी 12 गांव का जो है इसको उस टाइम जिस टाइम जो है अर्जुन सिंह के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, उस समय इसको सिंहभूम पीर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सिंहभूम पीर, ठीक है। सिंहभूम पीर का मतलब हो गया आपका जाके 12 गांव, ठीक है। 12 गांव जो दान दिया गया, ठीक है, उसको बोला जाता है सिंहभूम पीर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? अगल बगल का जो गांव को है जीत कर फिर क्या करता है? विक्रम सिंह उसमें मिला लेता है, ठीक है। जो क्षेत्र इसको दिया गया था फिर ये अगल बगल गांव को जीत के अपना क्षेत्र को विस्तार कर लिया, और विस्तारित जो हो गया, जो क्षेत्र विस्तार हो गया, उस पूरे क्षेत्र को बोला गया क्या? सरायकेला राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? विक्रम सिंह के द्वारा की गई 1620 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1620 ईस्वी में विक्रम सिंह के द्वारा क्या किया? जो 12 गाँव दिया गया था यानी सिंहभूम पीर को विस्तारित करके उसी गाँव और कुछ विस्तारित क्षेत्र को मिला के सरायकेला राज्य की स्थापना की गई, और वहाँ का राजा कौन बना? विक्रम सिंह बना, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि विक्रम सिंह का जो पुत्र होता है, दूसरा पुत्र, ठीक है, विक्रम सिंह का, यही विक्रम सिंह जो था इसका जो पुत्र होता है, सेकेंड नंबर वाला जो पुत्र होता है, सेकेंड नंबर वाला जो पुत्र है जिसका नाम होता है पद्म सिंह, इसके द्वारा फिर फर्दर जाके 1650 ईस्वी में क्या होता है? खरसवां राज्य की स्थापना की जाती है। खरसवां राज्य की स्थापना की जाती है। ध्यान दीजिएगा, सरायकेला खरसवां कैसे बना उसके बारे में बता रहे हैं। 1620 ईस्वी में जो है विक्रम सिंह को क्या करता है? 1620 बोल रहे हैं। विक्रम सिंह को 12 गांव जो है कौन देता है? अर्जुन सिंह द्वितीय देता है, ठीक है। 12 गांव देता है दान में कि जाओ तुम यहीं पे रहो। फिर विक्रम सिंह उस गांव को क्या बोला जाता था? 12 गांव को सिंहभूम पीर बोला जाता था। सिंहभूम पीर बोला जाता। सिंहभूम पीर को फिर इसने क्या किया? विस्तार दिया। क्या किया इसने? विस्तार दिया। और विस्तार के बाद फिर पूरे क्षेत्र को सरायकेला राज्य बनाते हुए
इसका राज्याभिषेक करते हुए वहाँ का राजा कौन बना? विक्रम सिंह 1620 ईस्वी में, ठीक है। फिर 30 साल के बाद फिर क्या होता है? पदम सिंह आता है, कौन? विक्रम सिंह का पुत्र, और खरसवां राज्य की स्थापना करता है और इस प्रकार सरायकेला खरसवां राज्य इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। अब इधर आगे हम लोग देखेंगे जो अर्जुन सिंह द्वितीय था, ठीक है, अर्जुन सिंह द्वितीय, ठीक है, उसका जो उत्तराधिकारी बाद में कौन बनता है आपका जाके? अमर सिंह, अमर सिंह, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अर्जुन सिंह द्वितीय का सिग्निफिकेंट क्या रहा है कि इसने 12 गांव दिया था दान में अपना चाचा विक्रम सिंह को, ठीक है। अमर सिंह का कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहा। इसके बाद इसका कौन बना? जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, ठीक है, राजा बना। और यही जगन्नाथ सिंह चतुर्थ जब राजा बना तो वहाँ के कोल और हो लोगों ने, कोल प्लस हो लोगों ने भयानक उपद्रव मचाना स्टार्ट किया, उपद्रव मचाना स्टार्ट किया, ठीक है। और इसी उपद्रव को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेज़ों का मदद लिया था, अंग्रेज़ों को का हेल्प मांगा कि आइए, हमसे नहीं हो पा रहा, ये कोल और हो लोग मिलके हमको बहुत परेशान किया जा रहा है इस जनजाति के लोगों के द्वारा, तो आप आइए और हमको हेल्प कीजिए, ठीक है ना। और फिर क्या होता है? 1767 ईस्वी में जो है ढालभूम क्षेत्र में प्रवेश करता है आपका जाके कौन? अंग्रेज़ लोग, और ढाल विद्रोह वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और वहीं से स्टार्ट हो जाता है अंग्रेज़ों का झारखंड में पदार्पण, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा इसको। साथ ही अभी हम लोग देखेंगे सरायकेला खरसवां राज्य जो है वो एकीकृत बिहार राज्य जो था, ठीक है ना, उसका जो है पूर्वी भारत में मात्र 2 ही ऐसा देसी रियासत था अंग्रेज़ों के टाइम में। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानकारी। तो जो सरायकेला खरसवां है, सरायकेला और एक हो गया खरसवां, उस टाइम अलग अलग था, अभी तो एक है, ठीक है। तो सरायकेला खरसवां जो है उस टाइम जो था जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल करता था, यानी कि शासन करता था, तो भारत में लगभग कितना था? 560 से अधिक देसी रियासत थे, 560 से अधिक कौन था? देसी रियासत, ठीक है, जहाँ पे राजा शासन करता था, ठीक है। लेकिन टैक्स के तौर पे ब्रिटिश को क्या करता था? कुछ मालगुजारी देता था, यानी टैक्स दिया करता था, ठीक है। तो 560 से अधिक, उसमें से पूर्वी भारत में अगर देखा जाए, पूर्वी भारत उस समय क्या था? एकीकृत बिहार था। तो बिहार में मात्र 2 ही देसी रियासत था, और वो कौन कौन सा था? एक था आपका सरायकेला और दूसरा आपका कौन था? खरसवां था। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सरायकेला खरसवां के बारे में क्या कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो सरायकेला खरसवां के बारे में हम लोग अभी जाने, सरायकेला और दूसरा हो गया खरसवां, ठीक है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? विक्रम सिंह के द्वारा, विक्रम सिंह के द्वारा, ठीक है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो पदम सिंह के द्वारा, पदम सिंह के द्वारा, ठीक है। यह 1620 में की गई है और यह 1650 में किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि 1793 ईस्वी में, अब क्या दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, दोनों में क्या क्या कॉमन है कि 1793 ईस्वी में देखेंगे हम लोग क्या कि सरायकेला के राजा एवं अंग्रेज़ों के बीच एक संधि होती है, ठीक है। सरायकेला के राजा और अंग्रेज़ों के बीच क्या होती है? संधि होती है, एक दूसरे को हेल्प करने का, ठीक है। इसीलिए तो देसी रियासत वहाँ पे क्या होता है? बना हुआ रहता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि 1899 में, ठीक है, 1899 में फिर क्या होता है? अंग्रेज़ जो है सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त देता है, ठीक है। सरायकेला और खरसवां को, दोनों को अलग अलग रियासत, क्योंकि उस समय क्या था? वर्चस्व किसका था? अंग्रेज़ों का ही था 1899 में। तो रियासत के रूप में इसको क्या करता है? दर्जा, यानी कि मान्यता देता है, दर्जा बोलो या फिर मान्यता प्रदान करता है कि हाँ, सरायकेला और खरसवां क्या है? दोनों देसी रियासत है, यहाँ पे राजा ही शासन करेंगे, लेकिन टैक्स के तौर पे क्या करेंगे? जो टैक्स होता है वो हमको देना होगा, ठीक है। फिर फर्दर आगे हम लोग देखते हैं क्या कि 1947 में जब भारत आज़ाद होता है, ठीक है, 1947 में जब भारत क्या होता है? आज़ाद होता है, तो फिर क्या होता है? सरायकेला खरसवां को किसमें? भारत संघ में मिला लिया जाता है, ठीक है। भारत का एक अभिन्न अंग होता है सरायकेला खरसवां, ठीक है। और 1956 में फिर राज्य पुनर्गठन आयोग जब आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, बाद सरायकेला खरसवां जो है उस टाइम जो है सरायकेला और खरसवां उस टाइम एकीकृत बिहार था, यानी झारखंड बिहार दोनों मिला हुआ था, ठीक है ना। उस टाइम झारखंड में इसी था, उसका अंग बना दिया जाता है सरायकेला खरसवां को, ठीक है। और फिर क्या होता है? 2000 ईस्वी में
15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड अलग होता है तब सरायकेला खरसवां को झारखंड में मिला लिया जाता है। ठीक है, और मिलाने के बाद फिर क्या होता है कि आपका जाके 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को सरायकेला खरसवां को अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है झारखंड में। तो ये था आपका जाके सरायकेला खरसवां देसी रियासत की कहानी। और इससे पहले हम लोग सिंह वंश के बारे में भी पढ़ लिए, ठीक है, और उसका कौन कौन सा क्षेत्र है इसके बारे में भी पढ़ लिए। ठीक, अब आते हैं हम लोग मान वंश के बारे में। मान वंश, ठीक है, मान वंश के बारे में जो जानकारी है हम लोग 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख से प्राप्त होती है। शिलालेख, और ये दूध पानी शिलालेख कहाँ पे मिल गया है तो हजारीबाग में। ठीक है, कहाँ पे पाया गया है? हजारीबाग में पाया गया है। ठीक है, साथ ही हम लोग को जो है 14वीं सदी के कवि गंगाधर द्वारा निर्मित, ठीक है, गोविंदपुर शिलालेख में, ठीक है, मानवंश के बारे में यानी मानभूम के बारे में वहाँ पे जानकारी मिलती है। मानभूम या फिर मानवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, सर्वप्रथम ये बता दो कि मानवंश जो है इसको धनबाद वाला जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में मानभूम को ही धनबाद बोला जाता है। और मानवंश कहाँ पे शासन करते थे तो धनबाद क्षेत्र में शासन करते थे। ठीक है, साथ ही साथ धनबाद के साथ साथ ये जो है आपका जाके धनबाद और हजारीबाग का कुछ क्षेत्र में भी ये शासन करते थे। हजारीबाग के कुछ क्षेत्र में भी ये क्या करता था? शासन, यानी इसका राज्य विस्तारित था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या कि मानभूम में जो राजा लोग थे यानी जो राजवंश वहाँ पे करते थे वो अत्यंत अत्याचारी थे, बहुत ही क्रूर थे। आपको मैं मैप दिखा दूँ, ठीक, ये अगर झारखंड है तो यहाँ पे पड़ता है आपका धनबाद वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ता है? धनबाद क्षेत्र, ये धनबाद हो गया है। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे में आपका पड़ता है पंचेत डैम के बारे में सुने होंगे जो दामोदर नदी पे बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सबर जनजाति के लोग जो हैं वो क्या होते हैं, मानभूम छोड़ के कहाँ पे चले जाते हैं? पंचेत में चले जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और फाइनली फिर क्या होता है, पंचेत राज्य में जो होता है आपका जाके गोवंशी लोगों का वहाँ पे क्या रहता है? आपका जाके शासन रहता है। किसका? गोवंशी लोगों का वहाँ पे शासन रहता है। और उस राज्य का जो राज्य चिन्ह जो होता है क्या होता है? कपिला गाय का पूछ, जिसको क्या बोला जाता है? चंवर। पंचेत राज का जो है, पंचेत से याद रखिएगा पांचाली, ठीक है ना, और उससे याद रखिएगा कपिला गाय। ठीक है, तो ऐसे आपको कड़ी दर कड़ी जोड़ के याद रखना होगा। तो उसका राज्य चिन्ह क्या था? कपिला गाय का पूछ, जिसको चंवर बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन से राजा रहते थे? गोवंशी बोलिए या फिर गोमुखी बोलिए, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पे उसको ये बोला जाता था गोमुखी राजा या फिर गोवंशी, और बहुत ही शक्तिशाली था, यानी मानभूम से ज़्यादा ये शक्तिशाली राजा यहाँ पे रहते थे। ठीक है, मानभूम से यानी धनबाद से ज़्यादा यहाँ पे जो राजा लोग रहते थे वो इससे ज़्यादा शक्तिशाली। यहाँ पे तो ये लोग अत्याचारी लोग रहते थे, और इसी वजह से सबर जनजाति के लोग क्या हुए, यहाँ से पलायन होकर पंचेत में जाके रह गए। तो ये था आपका जाके मानभूम का मानवंश और सिंहभूम का सिंहवंश। आगे हम लोग देखेंगे आपका जाके रामगढ़ राज्य में कौन कौन से वंश जो आते हैं। बागदेव सिंह के द्वारा 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। साथ ही हम लोग देखेंगे खड़गडिहा राज्य, और आगे हम लोग फिर उससे आगे हम लोग देखेंगे झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश, और धीरे धीरे फिर हम लोग आगे ढाल विद्रोह वगैरह यानी कि जो जनजाति विद्रोह उसको भी देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।